कल डिस्कस किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तीन ही वर्ड है। नंबर वन इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, नंबर सेकंड इज पॉसिबिलिटी, नंबर थर्ड इज कर्व। कल का जो डिस्कशन था वो था इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लेकर। कर्व मतलब एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बताएगी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं कितनी है, वो भी किसकी, प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बताती है कि कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है, हाउ मच प्रोडक्शन इज पॉसिबल, कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। अब प्रोडक्शन किसका, प्रोडक्शन गुड्स का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिपिक्ट्स और शोज अ ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जो शो करेगी कि हम कितने कितने कॉम्बिनेशन। अब मैंने एक नया वर्ड ऐड कर रहा हूं। पहले मैंने बात की कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताएगी कितनी पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन की। मैं एक वर्ड और किया, ऐड किया कि कितनी पॉसिबिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मींस यदि मेरे पास 100 लोग काम करने वाले हैं, 100 लोग काम करने वाले हैं और मैं 2 गुड का प्रोडक्शन कर सकता हूं, गुड ए और गुड बी। मेरे पास काम करने वाले 100 लोग हैं, मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स में हमेशा प्रॉब्लम आती है इन रिसोर्सेज को लेकर कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। इसलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स की कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज का, इन 100 लोगों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो पाए ताकि एक बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अचीव हो पाए। तो एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 100, इन लोगों से केवल 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो पाएंगे, या तो गुड ए और गुड बी। तो एक प्रोड्यूसर इन 100 लोगों से कितनी कितनी यूनिट प्रोड्यूस करे गुड ए और गुड बी की, ताकि जो प्रोडक्शन हो वो ऑप्टिमम हो। और ऐसे प्रोडक्शन के डिफरेंट जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बने, अब कॉम्बिनेशन किस वे में, प्रोड्यूसर सोचता है कि यदि मैं 100 लोगों को केवल ए गुड प्रोड्यूस करने के लिए बोलूं तो कितने यूनिट बन पाएंगी मैक्सिमम। जो हमने कल वाले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि यदि 100 लोग पहले गुड का प्रोडक्शन करेंगे तो मैक्सिमम 15 यूनिट बनेंगी। सारे लोग गुड ए बना रहे हैं तो गुड बी का प्रोडक्शन होगा 0। दूसरा मेरे पास ऑल्टरनेटिव है कि कुछ यूनिट ए के बनाऊं और कुछ यूनिट बी के बनाऊं। इट मींस all the resources cannot be engaged in the one good only. Some resources will engage in good A and some resources will engage in good B. कुछ resources A में लगेंगे, कुछ resources B में लगेंगे, ताकि पता लग सके। फिर वापस हमें पता लगाना है अल्टीमेट कॉम्बिनेशन कि कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज मैंने ए में लगाए थे, कुछ रिसोर्सेज बी में लगाए, वहां से मेरे 14 यूनिट बने थे, 14 टन बने थे गुड ए के, 1 टन बना गुड बी का। ऐसे करके मैंने पॉसिबिलिटी थी बहुत सारी। आखिरी पॉसिबिलिटी कि मैं सारे रिसोर्सेज एंगेज कर दूं गुड बी में, जिसकी 5 यूनिट बनी थी, और यदि सारे रिसोर्सेज गुड बी में एंगेज हैं तो एक ही बनेंगे 0। ये तो मैंने टेबल के फॉर्म में बात की है। अब इस टेबल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वापस डेफिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। जब भी मैं कोई एक ऐसा वर्ड यूज करूंगा, कर्व, लाइन, तो हमेशा ऐसे डायग्राम बनते हैं ग्राफ पर। तो मेरी डेफिनेशन हमेशा हमेशा स्टार्ट होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। जब भी मैं बात करूंगा स्केड्यूल की, जब भी बात करूंगा स्केड्यूल की, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल, स्केड्यूल बोलते हैं टेबल को, तो हमेशा डेफिनेशन स्टार्ट होगी इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अभी बात कर रहे हैं कर्व की, तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज, विच शोज क्या शो करती है जी, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस
डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब ये मेरा कॉम्बिनेशन ए है 15 और 0 का, मेरा कॉम्बिनेशन 14 और 1 का, मेरा कॉम्बिनेशन, ऐसे मेरे 6 कॉम्बिनेशन थे। कॉम्बिनेशन मतलब तालमेल, मेरे पास 5 प्लेयर हैं, मेरे पास 5 प्लेयर हैं ABCDE, मुझे एक बार में 2 प्लेयर खिलाने हैं, एक बार में मुझे 2 प्लेयर फील्ड पर उतारने हैं, तो मैं AB उतार सकता हूँ, या फिर AC, या फिर AD, या फिर AE। तो ऐसे अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कि जब 2 एलिमेंट मिलके एक ग्रुप बनाएंगे उसे फॉर्म करने को बोलेंगे कॉम्बिनेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन किसके, 2 गुड्स के, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी, विच कैन बी प्रोड्यूस, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद दी गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से। मैंने कुछ 4 या 5 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पहला जो पॉइंट है वो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, जो शो करेगी नंबर सेकंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन, किसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 2 गुड के, और जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज से और टेक्नोलॉजी से। 4 पॉइंट है। एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो शो करेगी कि हम कितने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से। तो इसका मतलब ये हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में। अब गुड किसी भी टाइप का हो सकता है, कंज्यूमर गुड हो सकता है, कैपिटल गुड हो सकता है, एज पर दी अवेलेबिलिटी। और टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है और लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है टेक्नोलॉजी। ये कैपिटल इंटेंसिव और ये लेबर इंटेंसिव क्या है, ये हमने बात की है मॉड्यूल नंबर 2 में, जब हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। एक ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो बताएगी 2 गुड के कितने कितने कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। अजम्पशंस थी हमारी, पहली अजम्पशन थी कि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, पहली अजम्पशन थी रिसोर्सेज कांस्टेंट है, दूसरी थी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तीसरी एक बार में 2 गुड प्रोड्यूस होंगे, चौथी पहली जो थी अपनी रिसोर्सेज कांस्टेंट, रिसोर्सेज कांस्टेंट, दूसरी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, तीसरी केवल 2 गुड प्रोड्यूस होंगे एक बार में, हाईएस्ट में 2 गुड्स ही बना सकता हूं, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम। चौथी कि जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं फुली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड या एंगेज्ड, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे मेरे एंगेज हैं, 100 लोग हैं काम करने वाले, तो 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं। और पांचवी, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। इस 5वें पॉइंट का मतलब है कि सपोज मेरे पास जो लैंड है वो 1 एकड़ है, मेरे पास जो जमीन है वो 1 एकड़ है, जो लैंड है वो 1 एकड़ है, मेरे पास ऑल्टरनेटिव 2 हैं कि मैं वीट ग्रो करूं या राइस। अब इस लैंड की प्रोडक्टिविटी, उपजाऊपन एक जैसा नहीं है दोनों के कॉन्टेक्स्ट में। हो सकता है कि इस लैंड पर वीट ज्यादा उगेगा, राइस कम उगेगा। यही होती है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, कि मेरे इस जमीन पे यदि मैं गेहूं उगाऊं तो गेहूं शायद 100 टन बन जाए, गेहूं शायद 100 टन बन जाए, लेकिन मेरा चावल मैक्सिमम बने 40 टन। तो इसका मतलब जो 1 एकड़ लैंड है वो दोनों गुड की समान यूनिट बनाने में एफिशिएंट नहीं है, दोनों गुड की सेम यूनिट बनाने में एफिशिएंट नहीं है, प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट नहीं है। पीपीसी का ग्राफ कैसा होगा, पीपीसी का ग्राफ हमने डिस्कस किया था कल। पीपीसी का शेप है वो कॉनकेव है, पीपीसी का शेप आता है कुछ कॉनकेव। ऐसा होता क्यों है,
वो डिस्कस करने वाले हैं आज। अपनी पीडीएफ फाइल पे आए हैं। आज जो इसके शेप को पढ़ने से पहले बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। आज बात करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कि मेरे लिए अगला अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, या फिर कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर। एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी को जो सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो जो मेरा लॉस हुआ है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल से बात करूं मैं, मेरे पास एक बिल्डिंग है खाली, एक विकेटेड लैंड है, या एक विकेटेड बिल्डिंग या फिर एक विकेटेड लैंड है, जमीन खाली है, फिर मेरे एक बिल्डिंग खाली है, खाली पड़ी हुई है मेरी बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे देता हूं तो वहां से रेंट जनरेट होगा 10,000। यदि मैं बिजनेस पर्पस के लिए देता हूं तो रेंट 10,000 है। यदि उस बिल्डिंग को मैं किसी को सर्विसेज प्रोवाइड या फिर किसी प्रोफेशनल पर्सन को देता हूं, किसी दुकानदार को देता हूं जो गुड्स में डील करता है, वो मुझे रेंट देगा 10,000। किसी एजेंसी वगैरह को देता हूं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, वो मुझे रेंट देगी 12,000। वो मुझे रेंट देगी 12,000। तो मैं यदि इस 12,000 वाले ऑप्शन को चूज करता हूं, मैं यदि 12,000 वाले ऑप्शन को चूज करता हूं, तो इस ऑप्शन की जो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट है या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 10,000। कि मैंने 10,000 के ऑप्शन को चूज ना करके 12,000 रुपए के ऑप्शन को चूज किया है, तो अल्टीमेट जो मेरा फायदा हुआ है वो 2,000 का है। अल्टीमेट जो मेरा फायदा है वो 2,000 का है, और मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 10,000। या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है 30,000 पर मंथ। एक महीने की 30,000 रुपए पर मंथ। महीने में 30 दिन होते हैं, तो इसका मतलब एक दिन के हो गए 1,000 रुपए। महीने के होते हैं 30 दिन, तो मतलब एक दिन का हो गया 1,000 रुपए। अब मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया, मेरा फ्रेंड कहीं दूर रहता है, आगरा में रहता है, मैं वहां पर 2 दिन रुका, 2 डेज। मेरी सैलरी 30,000 पर मंथ है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ 2 दिन बर्थडे पार्टी में गया, घूमा फिरा आगरा में, और मुझे 2,000 रुपये सैलरी कम मिली। मुझे 2,000 रुपये सैलरी कम मिली, तो इसका मतलब मुझे आगरा घूमने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पड़ी है? 2,000 रुपये। कि मैंने आगरा जाने का ऑल्टरनेटिव चूज किया, ना कि जॉब कंटिन्यू या फिर अपनी 2 दिन ऑफिस नहीं जाने का। मैं 2 दिन ऑफिस नहीं गया, मैंने एक अपॉर्चुनिटी गेन की आगरा जाने की, तो इसका मतलब आगरा जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2,000 रुपये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक ऑल्टरनेटिव को चूज करना दूसरे ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करने के बाद। तो जो हमने ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस किया है उसकी वैल्यू कितनी है, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे बात करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अदर वर्ड्स में डेफिनेशन की बात करूं, इन अदर वर्ड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस शिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। मेरे पास जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उन्हें शिफ्ट करना एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास कल वाले एग्जांपल में मैंने स्टार्टिंग में 15 टन वीट प्रोड्यूस किया था, 0 किया था राइस। फिर मैंने एक एडिशनल टन का सेक्रीफाइस किया था वीट का, एक एडिशनल टन राइस बनाने के लिए। इट मींस फॉर गेनिंग 1 टन एडिशनल ऑफ राइस द प्रोड्यूसर सेक्रीफाइस 1 टन ऑफ वीट। तो 1 टन राइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 टन वीट। कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी का सेक्रीफाइस किया है,
एक अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए जो दूसरी अपॉर्चुनिटी का सेक्रीफाइस किया है, वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। टाइप्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो टाइप की है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो वर्ड है मार्जिनल, काफी बार पढ़ेंगे मार्जिनल वर्ड इस चैप्टर में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल वर्ड बहुत बार पढ़ेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल, हमेशा याद रखेंगे। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और टोटल का मतलब टोटल कॉस्ट या फिर टोटल कंप्लीट वैल्यू। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले मैं एग्जांपल में बताऊं, फिर डेफिनेशन तुरंत समझ में आ जाएगी। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब, मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में जो कल डिस्कस किया था कि मैंने सारे रिसोर्सेज यदि वीट में एंगेज कर दिए तो मेरा प्रोडक्शन हुआ 15 टन का। यदि सारे रिसोर्सेज एंगेज कर दें राइस में तो प्रोडक्शन है 5 टन। ये टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस व्हेन ऑल द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इज एंगेज्ड इन दी वन गुड ओनली, then how many units we have sacrificed of another, that is known as total opportunity cost। कि मैंने 5 टन वीट बनाने के लिए 5 टन राइस प्रोड्यूस करने के लिए 15 टन वीट का सेक्रीफाइस किया है, तो यहां पर मेरी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई 5:15। कि मैंने राइस की 5 टन बनाने के लिए 15 टन वीट का सेक्रीफाइस किया है, तो मतलब एक टन के लिए हर एक टन राइस के लिए 3 टन वीट का सेक्रीफाइस किया है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, कि एक एडिशनल टन राइस प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है। एक एडिशनल टन राइस प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले मेरा प्रोडक्शन 15 टन वीट का था, 0 टन राइस का था। उसके बाद राइस का प्रोडक्शन 1 टन इंक्रीज हुआ है, वीट का प्रोडक्शन 1 टन डिक्रीज। तो एडिशनल एक यूनिट या फिर एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, यहां पर टन की बात कर रहे हैं, यहां पर जो भी हमें ये फिगर्स गिवन है टन में है, तो अब टन की बात करेंगे कि एक एडिशनल टन राइस प्रोड्यूस करने के लिए मैं कितने टन वीट सेक्रीफाइस कर रहा हूं। ए से बी कॉम्बिनेशन में स्विच करने के लिए मेरा सेक्रीफाइस का रेट था 1:1, कि 1 टन प्रोड्यूस करना है तो 1 टन का सेक्रीफाइस। मैं बी से सी पे गया तो मेरा सेक्रीफाइस बढ़ के हो गया 2 टन एक एडिशनल टन के लिए, तो यहां पर मेरा जो रेशियो है वो है 2:1, कि 1 टन बनाने के लिए 2 टन का सेक्रीफाइस। ऐसे ये रेट चलेगी बढ़ती हुई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। एक बार बात कर लें हम डेफिनेशन की। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट it means total loss of output when our entire existing resources are shifted from one good to another। जब मैं अपने सारे रिसोर्सेज एक गुड से दूसरे गुड में एंगेज या फिर शिफ्ट कर देता हूं, तो जितना भी मुझे लॉस हुआ है वो है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने 5 टन राइस बनाने के लिए 15 टन वीट का सेक्रीफाइस किया है, 5 टन राइस बनाने के लिए 15 टन वीट का सेक्रीफाइस किया है, तो जो 15 टन वीट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, 5 टन राइस की। या फिर मैं कह सकता हूं जो 15 टन वीट है वो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 5 किलो राइस की। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसे हम चेंज भी बोल सकते हैं। चेंज, इसे चेंज भी कह सकते हैं, चेंज या फिर डेल्टा, डेल्टा चेंज। कि हम यदि अपने कुछ रिसोर्सेज शिफ्ट करें एक एडिशनल आउटपुट क्रिएट करने के लिए, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, तो कितनी लॉस हमें होगा पहले गुड में। मार्जिनल हमेशा बात करेंगे केवल एक यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में। मार्जिनल जब भी बात करेंगे, ये अब भी बता रहा हूं मैं, आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा कि जब भी मार्जिनल वर्ड यूज करेंगे हमेशा एक एडिशनल यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, कि एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए मुझे कितने
पहले गुड की यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, हाउ मच यूनिट इज टू बी सेक्रीफाइस्ड ऑफ फर्स्ट गुड, that rate is known as marginal rate of transformation. MRT means rate of shifting of existing resources from one good to another, but this rate will be calculated in the context of each additional unit. हमेशा एक additional unit के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, या फिर in other words MOC means cost per unit of additional output for shifting existing resources from one to another good. कि हम अपने existing resources एक गुड से दूसरे गुड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट करने की कॉस्ट कितनी है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में डी से ई कॉम्बिनेशन पे जाने के लिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डी से ई कॉम्बिनेशन में जाने के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 4:1, कि हमें 4 टन वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक एडिशनल टन राइस बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा एमओसी है 4:1, 4 टन वीट का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक एडिशनल एक यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलें। फॉर्मूला देखें, एमओसी और एमआरटी का निकालेंगे कैसे। फॉर्मूला है लॉस अपॉन गेन। जो फॉर्मूला है डेल्टा या फिर स्लोप निकालने का, एमआरटी निकालने का, एमओसी निकालने का, ये फॉर्मूला है लॉस इन वन गुड अपॉन गेन इन अनदर। लॉस इन वन गुड अपॉन गेन इन अनदर। मेरा डी से ई कॉम्बिनेशन में जाने के लिए मुझे 4 यूनिट का लॉस हुआ, 1 यूनिट का गेन हुआ, या 4 टन का लॉस हुआ, 1 टन का गेन हुआ। तो मेरा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया है, मेरा रेट ऑफ चेंज आया है, मेरा एमआरटी आया है, वो आया है 4, या फिर मैं कहूं मेरा स्लोप है 4:1, मेरा रेट ऑफ चेंज है 4:1। कि इस वाले कॉम्बिनेशन से डी वाले कॉम्बिनेशन से ई वाले कॉम्बिनेशन पहुंचने के लिए मैंने 4 टन का सेक्रीफाइस किया है एक एडिशनल टन बनाने के लिए।